हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस का इशू आ रहा होगा तो थोड़ा क्या बोल सकते हैं उसे कि कॉपरेट कर लेना, बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। देखिए, क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। आप इसमें चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। नया बैच जो है 21 अप्रैल से शुरू होगा। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। 21,999 का ये कोर्स है। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, और क्या चाहिए, सारी चीजें हैं। अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा विजेता बैच है। 2 साल की फीस ओनली 32,999 है। सारे फीचर्स ये वाले वहां भी हैं। और अगर सिर्फ आप बुक्स एंड मॉक्स चाहते हो तो आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स मंगा सकते हो। बुक्स प्लस मॉक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप और भी जो हमारे वर्टिकल्स हैं जैसे ये क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, इनमें से किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करिए, डेमो क्लास देखिए, और सभी सारे कोर्सेज के डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं ऐप पे, आप चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखो जो पहला न्यूज़ है, फ्रंट पेज का द हिंदू में आया हुआ है। डिमांड फॉर सेम सेक्स मैरिजेस रिकॉग्निशन इज अर्बन एलिटिस्ट व्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो ये अमीरों है ना, उनके चोचले हैं ये, और ऐसा किसी का ऐसा डिमांड है नहीं। तो ये वाला पहला आर्टिकल है। आई होप यार ये डिस्टर्बेंस ना हो वॉइस में, आप लोग मुझे बता देना। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगेगा तो इसको कल रिकॉर्ड कर लेंगे, पर मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं अपलोड तो करूंगा ही। तो यहाँ पे डिमांड फॉर सेम सेक्स मैरिजेस रिकॉग्निशन इज अर्बन एलिटिस्ट व्यू, सेंटर का ये आया हुआ है। साथ ही साथ एक टेक्स्ट वाले पेज पे भी इसी मामले के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है, द पेटिशन अराउंड सेम सेक्स मैरिज। तो डिटेल में सेम सेक्स मैरिज को समझते हैं, क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी कहानी, और क्यों सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया जाता है कि मैरिज अलाउ नहीं करनी चाहिए सेम सेक्स के अंदर। चलिए सारी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सेम सेक्स मैरिजेस क्या है? इट्स अलायंस बिटवीन LGBTQ+ कम्युनिटी। इसमें बेसिकली डिमांड ये हो रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इन लोगों को मैरिज करने का अधिकार दिया जाए। अभी मैरिज कैसे हो सकती है? मेल एंड मेल या फिर फीमेल एंड फीमेल। देखो अभी तक हमारा जो देश का कानून है, जितने भी लॉज हैं, चाहे वो कोई सा भी हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, चाहे आपका हमारा ये स्पेशल मैरिज एक्ट हो, बेसिकली कहने का मतलब ये कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने भी पर्सनल लॉज हैं और भी जो लॉज हैं, सभी में शादी जो है ना वो एक मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है, अदरवाइज शादी नहीं हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है। अभी क्या डिमांड हो रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ना LGBTQ+ कम्युनिटी के, जिसमें मेल प्लस मेल या फीमेल प्लस फीमेल की मैरिज को भी अलाउ किया जाए। व्हाट इज सेम सेक्स मैरिज? तो ये क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन 2 मैन और बिटवीन 2 वुमेन। ठीक है। 2022 के बाद जो है सेम सेक्स कपल्स इज लीगली परफॉर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 30 कंट्रीज। अगर 2022 का आंकड़ा देखें तो 30 कंट्रीज हैं ऐसी हमारे वर्ल्ड में जहां पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है। देखो जो एक वर्डिक्ट आया था ना, जब 377 आपका सेक्शन हटाया गया था, वो एक अलग चीज थी, उसमें मैरिज की बात नहीं करी गई थी, लेकिन यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है। रीसेंट कंट्री जिसने इसको लीगलाइज किया है वो है मैक्सिको। थोड़ा सा और समझते हैं इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है। देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 तो बना ही इसलिए था कि जिन लोगों का हिंदू मैरिज एक्ट या फिर अपने पर्सनल लॉज में शादी ना हो पाए, जो एक रिलीजन के दूसरे रिलीजन से शादी करना चाहें, या फिर और जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं, उनके लिए ये एक्ट लाया गया था। तो फिर इसमें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर फिर LGBTIQ कम्युनिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा कि हमारे देश में काफी सारे फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रिवेसी, पुट्टास्वामी वर्डिक्ट के बाद। तो ये सारी चीजें जो है ना वो ये भी तो कहती हैं कि भाई राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि क्यों भेदभाव करना, अगर कोई मेल फीमेल शादी कर सकता है तो क्यों मेल एंड मेल नहीं कर सकता। तो ये वाली भी एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। ग्लोबल प्रैक्टिस है, विश्व में बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी सारे स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जहां पे इन सबको अलाउ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वर्डिक्ट है, जैसे कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि भाई बायोलॉजिकल सेक्स के ऊपर आर्टिकल 15, 16, 17, 18 या जितने भी फंडामेंटल राइट हैं आप उसको कैसे लिमिटेड कर सकते हो। बायोलॉजिकल सेक्स ये डिफाइन नहीं करेगा ना ये कौन फंडामेंटल राइट आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। LGBTIQ कम्युनिटी जो है ये भी तो कहीं ना कहीं इंसान है, भारत की नागरिक है, तो फंडामेंटल राइट्स तो इनको भी मिलना चाहिए।
नवतेज सिंह जोहर जिसमें 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, वो तो था ही यही मामला ना कि भाई एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को भी जो राइट्स मिलने चाहिए वो मिले। तो अब आप उनके उस राइट्स को उनको देने से क्यों रोक रहे हैं अगर वो शादी करना चाह रहे हैं? वरना वो कैसे साथ रह सकते हैं? आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है वो साथ रहे, लेकिन अगर वो उस चीज को एक रिश्ते की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है? शादी है, पर शादी तो अलाउ ही नहीं है। पुट्टास्वामी वर्डिक्ट वो भी ये बात कहता है, राइट टू प्रिवेसी का। तो ये कुछ चीज है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? तो देखो जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1954, ये शादियां जो इनमें नहीं हो पाती हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू एंड क्रिश्चियन की शादी होनी है तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी, ठीक है। ये पार्लियामेंट का एक्ट है जो सिविल मैरिज को फॉर्म करता है। इसमें नोटिस सर्व किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये एक अलग कहानी है कि 30 दिन पहले कैसे होता है, क्या होता है, अपन अभी उस पर नहीं जाएंगे। मैंने आपको स्पेशल मैरिज एक्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बार बताई हुई है कि पब्लिकली नोटिस चिपका दिया जाता है, एड्रेस, नाम, पता, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? तो एनी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूइज कैन परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में इसमें से किसके अकॉर्डिंग नहीं है, या कौन इसमें नहीं परफॉर्म कर सकता है, किसकी शादी नहीं हो सकती है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। इंटर रिलीजन मैरिज आर परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड्स टू इंटेंडिंग स्पाउस हु आर बोथ इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड। ये लाइन भी ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड पे भी ये एप्लीकेबल है। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है, काफी सारी प्रॉब्लम है। पहला तो अगर अलाउ कर देंगे तो जो हमारे देश की सोसाइटी है, आज आप अपने गांव में चले जाओ, अगर आप लोग किसी गांव से एसोसिएटेड हैं, आप वहां पे सोच भी सकते हो कि ऐसे गांव वाले एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर पब्लिक के अंदर हेट्रेड उन लोगों के प्रति बढ़ेगा। अभी एटलीस्ट वो लोग रह रहे हैं आपस में साथ में, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, सब ओके हैं। लेकिन जब कल्चरल ग्राउंड, ये देखो मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, ये जो एडिटोरियल्स या जहां पे भी इसकी जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, जो सरकारों के द्वारा जो प्रॉब्लम बताई जा रही है, हम वो देख रहे हैं। तो पहली चीज कि भारत में जो रिलीजियस कल्चरल जो लोग हैं बहुत ज्यादा सख्त हैं इन चीजों को लेके, और वहां पे ये चीज फिर कैसे अगर होने लग जाएगी तो कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग, ठीक है। दूसरा देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना उन कंट्रीज में जहां पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है, वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप इसको पढ़ना कि कपल चार्ज विथ मॉलेस्टिंग देयर अडॉप्टेड सन्स also pipped them out to pedophile ring report claims। मतलब आप एक बात समझो कि जब कोई मेल बंदा आपस में शादी कर रहा है और वो अडॉप्ट करेगा बच्चा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कोई ऐसा होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जहां पे ये चीज अलाउड है वहां पे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि भाई फिर वो उन बच्चों को अडॉप्ट करके, जैसे किसी मेल ने किसी मेल को अडॉप्ट किया तो फिर वो उसके साथ हरेस करने लग जा रहे हैं। फीमेल जो किसी फीमेल को अडॉप्ट करेंगी तो वो उसके साथ हरेसमेंट करने लग जा रही हैं। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं फॉरेन कंट्रीज में। ये तो मैंने आपको यूएस का एक न्यूज दिया है, हवा में नहीं बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारी न्यूज आपको आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर इशू, और नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन ने आई थिंक यही बोला है कि ये चीजें होंगी अगर आपने अलाउ कर दिया सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। आई थिंक ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कल, कंफर्म नहीं है। तो ये वाली चीज थी। इसके बाद आज एक एडिटोरियल आया हुआ है, चाइनीज शेंगानियंस ऑन अरुणाचल प्रदेश। ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, आपको याद होगा कि 11 जगहों का अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने नाम बदला है, क्यों किया है, पहले भी ऐसा किया हुआ है, पूरी कहानी हमने जानी है। आप इन दोनों दिन के सेशंस में इसके बारे में देख सकते हो। अब आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। अब आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारा रह गया है, क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया था कि मानसून सेशन में इसको लेके आएंगे। तो ये है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था, देयर वाज अ बिल जिसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, लेकिन इसमें काफी सारी कमियां थी, तो उसको वापस लेके 3 मंथ के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका इन्होंने नाम रखा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। क्लियर हुआ? ये नया बिल लाया गया इसके जगह पे, तो इसका नाम क्या हुआ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसको डिटेल में समझेंगे, नोट्स में अपने बना लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो नया बिल है ना, ये 7 प्रिंसिपल पे आया है। किस पे आया है? 7 प्रिंसिपल पे। पहला कि पर्सनल डेटा जो है ना, इट शुड बी यूज्ड फॉर लॉफुल फेयर टू इंडिविजुअल्स कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी इलीगल काम के लिए डेटा ले रहे हो या फिर आप सामने वाले बंदे को गुमराह करके उसका डेटा ले रहे हो।
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सेकेंडली, पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर इट वॉज कलेक्टेड। जैसे कि आपका कोई डेटा आपने किसी ऐप पे दिया, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया, तो बस उसी लिए यूज होना चाहिए, नहीं कि वो ऐप जो है वो कहीं और आपका डेटा बेच रही है कि भाई ये नंबर था। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक बंदे को डायबिटीज है, ठीक है, वो डायबिटीज की कोई ऐप है, उस पर जाके चेक कर रहा है कि भाई मैं कैसे अपने आप को सही करूं। अब वो कंपनी वो डेटा जो है ना डायबिटीज के डॉक्टरों को दे रही है कि भाई तुम कॉल करो, इसको डराओ, इसको डायबिटीज है और फायदा उठाओ। ये सब अलाउड नहीं है। थर्ड, डेटा मिनिमाइजेशन की बात करता है। ये क्या होता है डेटा मिनिमाइजेशन? डेटा मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है ना गाइस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप क्लैट पॉइंट का ही ले लो एग्जांपल, जब आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हो, हम आपसे लेते हैं नाम और नंबर और मेल आईडी। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। पर कल को हम आपसे आपके फादर का नाम भी लें, उनका भी नंबर लेने लग जाएं, आपकी मदर का नाम लें, उनका भी नंबर लेने लग जाएं, तब हम गलत कर रहे हैं। तो डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब ये है कि भाई जितना काम है ना बस उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो। The fourth principle puts an emphasis on data accuracy when it comes to collection। ठीक है, समझ में आया? डेटा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि सही डेटा लो। अब जैसे मुझे आपका मोबाइल नंबर और नाम और मेल का काम है और मैं पूछ रहा हूं आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स ड्यूरेशन। आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, तो ये नहीं है कि फ्लिपकार्ट अब 5 साल तक आपका क्रेडिट कार्ड नंबर रखेगा, नहीं, वहां पे टाइम पीरियड होना चाहिए, आपने जितना सेलेक्ट किया है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल है, दे शुड बी रीजनेबल। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं था या इसमें से कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लैट का पेपर अब जो आ रहा है ना, उस हिसाब से सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिटेल में आते हैं, थोड़ा फोकस करना। The sixth principle says that there should be reasonable safeguard to ensure there is no unauthorized collection or processing of personal data। ठीक है। सेवेंथ प्रिंसिपल कहता है द पर्सन हु डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। जैसे मैंने डिसाइड किया कि आपका नाम नंबर लेना है हमारी कंपनी में, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए। व्हाट आर द की फीचर ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल? सबसे पहला कि डेटा प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है। डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे हमारी ऐप पे आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो आप डेटा प्रिंसिपल हो, लेकिन अगर आप 18 से कम हो तो आपके जो गार्जियन है दे विल बी कॉल्ड एज डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूशरी हम हैं जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं अपने एग्जांपल समझा रहा हूं कि थोड़ा समझने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर आप बाबा प्रोसेसिंग कह रहे हो, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? डेटा प्रोसेसिंग तो ये साइकिल ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा। जैसे कि आपका डेटा मैंने लिया तो मैं क्या करता हूं, जैसे कोई हमारे ऐप पे नया कोर्स लेता है, उसका डेटा रहता है हमारे पास, तो हम उसके नंबर पे उसको कांटेक्ट करते हैं, हम उसके एड्रेस पे बुक्स भेजते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, यही जो डेटा का यूज हो रहा है, इसी डेटा प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। पर्सनल डेटा, एनी डेटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई कुछ डेटा फिड्यूशरीज क्रिएट किए जाएंगे उन लोगों को जो बहुत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ यार इनको डेटा का ज्यादा काम पड़ता है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं या कुछ हैं, तो ये डेटा फिड्यूशरीज हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज हैं। और ऐसी जो एंटिटीज गवर्नमेंट चुनेंगी उनको अपना डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाना पड़ेगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, द बिल इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल शुड बी एबल टू एक्सेस बेसिक इंफॉर्मेशन लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। भाई आपने फ्लिपकार्ट डाउनलोड किया, कोई तमिल का बंदा है, उसको तमिल आती है, पर आपने इंग्लिश में उसको पूरा दे दिया डेटा के बारे में, प्रिवेसी के बारे में, उसे बेचारे को समझ में नहीं आया, उसने ओके कर दिया। आपको 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है ना, उन सभी में अवेलेबल कराना होगा कि आप डेटा का यूज क्यों कर रहे हो। राइट टू कंसेंट, इंडिविजुअल्स नीड टू गिव कंसेंट बिफोर देयर डाटा इज प्रोसेस। पहले आपका कंसेंट जरूरी है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपका डेटा प्रोसेस कर लिया जाए। एवरी इंडिविजुअल शुड नो कि उनका डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव द राइट टू विड्रॉल कंसेंट फ्रॉम अ डेटा फिड्यूशरी। आप डेटा फिड्यूशरी कौन है, डेटा प्रिंसिपल कौन है, मैंने बता दिया, इसलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं। आप डेटा फिड्यूशरी से अपनी कंसेंट वापस भी ले सकते हो कि भाई अब आप हमारा डेटा यूज मत करो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो, राइट टू इरेज, आप इरेज करवा सकते हो। राइट टू नॉमिनेट, आप अपने मरने के बाद ये कह सकते हो, जैसे मैं घोषणा कर दूं कि मेरे फादर जो है मेरे बाद रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो जहां जहां मैंने डेटा डाला हुआ है वो गार्जियन है, ही इज द नॉमिनी, ही कैन आस्क देम टू डिलीट इट। समझ में आई बात? ठीक है,
तो ये था राइट टू नॉमिनेट। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात करी जा रही है, जो कि इस बिल को इंश्योर करेगा कि ये सभी जगहों पे ढंग से इंप्लीमेंट हो सके और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो फिर ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उस मैटर को देखे। ठीक है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, मतलब ये बिल जो है ना ये अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है। दे प्रोवाइडेड है सुटेबल डेटा सिक्योरिटी लैंडस्केप। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में अलाउ करेगा, गवर्नमेंट ने जिन जिन कंट्री को ऑथराइज किया होगा उन जगहों पे ये मानेगा। ठीक है। और इंडियन जो है ऐसी जगहों पे होना चाहिए ये जगह क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, मतलब उन्हीं कंट्रीज को ये अलाउड है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी और गवर्नमेंट बहुत ही इजीली उन जगहों पे रीच कर सके, तभी ये अलाउ किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर डेटा फिड्यूशरी, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक की पेनल्टीज है अगर आपने इसका कोई भी किसी डेटा फिड्यूशरी ने वायलेशन किया। अगर आप एज ए डेटा प्रिंसिपल आप कोई डेटा डाल रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, फ्रॉड डाल रहे हो, तो आप पे भी फाइन लग सकता है 10,000 रुपए तक का। नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जेम्पशन इसमें भी दिए गए हैं। देखो जो 2019 का बिल था ना उसमें यह कहा गया था कि देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है वो काफी सारी चीजों से एग्जेम्प्टेड है और गवर्नमेंट आपके डेटा को ले सकती है किसी भी पर्पस के लिए। ये 2019 वाले बिल में भी था डेटा प्रोटेक्शन में, तब भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था और अभी भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई ये क्यों किया गया है, गवर्नमेंट को क्यों अलाउ किया गया है। लेकिन फिर मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट जो है अगर उनसे डेटा नहीं लेगी या फिर गवर्नमेंट की जो संस्थानें हैं वो डेटा नहीं लेगी तो फिर देश की सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करना जो है ना थोड़ा अपने आप में डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डेटा प्रोटेक्शन लॉज आर देयर इन अदर नेशन, तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन मॉडल है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है। वैसे ही और भी बहुत जगहों पे है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन रेजिमा कहां से आया, तो आप यहां से इसकी शुरुआत मान सकते हो। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस था। इसमें यह कहा गया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है और इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल की नीड जो है वो फील होने लगी थी और इसके चलते हुए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी, जिन्होंने पहला डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया था जो बाद में चेंज कर दिया गया है। ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर बैकग्राउंड में नॉइस वाला इशू था तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।